नमस्कार बच्चों, नीट शास पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती, उत्तर प्रदेश से। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा किस तरह से आप दोनों काउंसलिंग को आप एक साथ अप्रोच करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग जब पूरी की पूरी खत्म हो जाती है तब आपकी स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। दोनों काउंसलिंग आपकी साइमल्टेनियसली चलती है। ऑल इंडिया का एक राउंड चलता है, फिर स्टेट का, फिर ऑल इंडिया का, फिर स्टेट का। इस तरह से आपकी काउंसलिंग जो है वो पैरेलली चलती है। तो ऐसे में आपको ध्यान ये देना है कि जैसे कुछ तो ऐसे बच्चे होंगे जो ये कंफर्म होगा, जिन्हें पता होगा कि मुझे ऑल इंडिया से सीट लेनी है। ठीक है, अब जैसे जो बच्चे 680 685 स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, या उसके ऊपर स्कोर कर रहे हैं, 685 के ऊपर या 685 स्कोर कर रहे हैं, ऐसे बच्चे 90% ऑफ देम दे आर गोइंग टू टेक अ कॉलेज थ्रू ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, वो अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे, इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, टॉप मतलब इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे। इसके बाद कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें श्योर होगा कि मुझे स्टेट कोटा से ही सीट लेनी है। ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ जाने वाला है वो उनकी जो उनके मार्क्स है उससे ज्यादा जाने वाला है। ठीक है, अभी तक मैं आपको जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो है कि ऑल इंडिया कितनी कट ऑफ जाने वाली है, और वो तो मैंने चैनल पे वीडियो ऑलरेडी बना दिया है कि ऑल इंडिया कोटा की कितनी कट ऑफ जा सकती है सारे कैटेगरीज को लेके। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पता ऑल इंडिया से लेना है, कुछ बच्चे पता है जिन्हें स्टेट से लेना है, लेकिन एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कंफ्यूजन है कि ऑल इंडिया से काउंसलिंग अपनी कराएं या स्टेट से अपनी काउंसलिंग कराएं। तो ऐसे बच्चे किस तरह से काउंसलिंग को अप्रोच करेंगे, सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखो, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो होती है वो आपकी 15% सीट्स पे होती है। ठीक है, मतलब जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीट्स पे आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग होनी है। ठीक है, बाकी इसमें क्या आते हैं, इसमें सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं, आपका एएफएमसी आता है और ईएसआईसी कॉलेजेस आते हैं। स्टेट काउंसलिंग में क्या होता है, जितनी भी स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी 85% सीट्स आपकी स्टेट में आ जाती है। ठीक है, तो अब देखो, अगर मान लो आपका स्कोर है ऐसा, अब मान लो अगर आपका 625 का स्कोर है, ठीक है, एक जनरल सिनेरियो लेके चलते हैं, अगर आपने 625 आपका स्कोर आ रहा है, आपको अपने स्टेट में भी अच्छा कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी है और आपको ऑल इंडिया में भी एक अच्छा कॉलेज मिलने के चांस बन रहे हैं। ठीक है, 625 अगर आप मान लो 630 आपका कट ऑफ, 625 से आपका स्कोर मान लो 645 के बीच में है। ठीक है, आप इस रेंज में आ रहे हो तो आपको ऑल इंडिया में भी अच्छा कॉलेज मिलने का चांस है और आपको अपने स्टेट में भी अच्छा कॉलेज मिलने का चांस है। ठीक है, तो ऐसे में मोस्टली आप क्या करें, आप किस तरह से काउंसलिंग को अप्रोच करेंगे। ठीक है, देखो, इस चीज को समझने के लिए आपको काउंसलिंग के जितने भी रूल्स हैं और जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनको समझना जरूरी है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका राउंड 1 होगा ऑल इंडिया कोटा का। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एमसीसी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करोगे, एमसीसी में आप रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर उसके बाद क्या होगा, आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में अपीयर करोगे। लेट्स से अगर आपको यहाँ पे सीट नहीं मिलती है, ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, आपका स्टेट का राउंड 1 होता है, फिर उसके बाद आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 होता है, फिर स्टेट का राउंड 2 होता है, फिर मॉप अप राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा और मॉप अप राउंड ऑफ स्टेट कोटा, ये लगभग साइमल्टेनियसली चलता है। ठीक है, एंड लास्ट में आपका स्टेट वैकेंसी राउंड होता है, किसके लिए, ऑल इंडिया कोटा के लिए। देखो बच्चों, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, ठीक है, कि आफ्टर राउंड 2 ऑफ ऑल इंडिया कोटा, जब एक बार राउंड 2 हो जाता है ऑल इंडिया कोटा का, तो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में जितने भी स्टेट की सीट्स हैं, जितने भी स्टेट की सीट्स हैं, ठीक है, उनको, जितने भी स्टेट की सीट्स हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है वापस से स्टेट में। ठीक है, वो स्टेट कोटा में वापस आ जाती हैं और राउंड 2 में उनकी काउंसलिंग हो जाती है। तो आप पूछोगे कि अगर राउंड 2 हो रहा है ऑल इंडिया कोटा का तो उसमें कौन सी सीट्स हैं? इसमें आपकी सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीट्स बचती हैं। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे कि एम्स, जितने भी एम्स आपके 19 एम्स हैं, ठीक है, इसके अलावा क्या है, बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, और क्या हो गया आपके ईएसआईसी कॉलेजेस, इनकी सीट्स जो आती हैं वो वॉक अप राउंड में जाती हैं और फिर अगर उसके बाद भी सीट्स बचती हैं तो वो स्टेट वैकेंसी राउंड में जाती हैं ऑल इंडिया कोटा के। ठीक है, आपकी जितनी भी स्टेट की सीट्स हैं बच्चों वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के बाद स्टेट में चली जाती हैं और फिर स्टेट का राउंड 2 होता है, फिर स्टेट का मॉप अप राउंड होता है। ठीक है, एंड जरूरी पड़ता है तो फिर स्टेट का स्टेट वैकेंसी राउंड होता है या मॉप अप 2 होता है, जिसको बोलते हैं मॉप अप राउंड 2। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका काउंसलिंग प्रोसीजर। ठीक है, अगर मान लो बच्चों आपको सीट अलॉट हो रही है एक,
चलो एक जनरल सा सीन लेके चलते हैं और सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या किया, आपने एमसीसी की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन किया। किसके लिए? ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, आप अपीयर हुए राउंड वन ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग। ठीक है, अब यहां पे क्या हो सकता है? यहां हो सकता है कि आपको सीट मिली, ठीक है, या तो आपको सीट अलॉट हुई काउंसलिंग में या आपको सीट नहीं अलॉट हुई। ठीक है, अगर मान लो आपको सीट अलॉट हो गई तो यहां पे क्या सीन बन रहा है? एक है कि आपको जो कॉलेज मिला आप उससे सेटिस्फाइड हैं। आप अगर अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड हैं तो आप कॉलेज में जाके एडमिशन लेके अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक दूसरा होता है, ठीक है, एक दूसरा सिनारियो ये बन रहा है बच्चों कि आप अपने कॉलेज से नॉट सेटिस्फाइड, आप अपने कॉलेज से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में आपके पास क्या ऑप्शन है? ऐसे में आपके पास फिर से दो ऑप्शन है। ठीक है, क्या है कि या तो आप वहां पे जाके एडमिशन ले रिपोर्ट करके, एडमिशन ले रिपोर्ट करके और क्या करें, राउंड 2 में जाएं अपग्रेडेशन के लिए। ठीक है, या आप उस कॉलेज में एडमिशन ही ना लें और आप डायरेक्टली राउंड 2 में जाएं। ठीक है, अब ये समझना जरूरी है कि आपको एडमिशन लेके राउंड 2 में जाना है या आपको डायरेक्ट राउंड 2 में जाना है, ये कब करना है। क्योंकि जो फर्स्ट राउंड होता है ना ऑल इंडिया काउंसलिंग का, ये फ्री एग्जिट होता है। ठीक है, फ्री एग्जिट राउंड होता है। फ्री एग्जिट राउंड का क्या मतलब है? फ्री एग्जिट राउंड का मतलब यही है कि अगर आप यहाँ पे आपको कॉलेज में सीट अलॉट होती है, आप उसे सेटिस्फाई नहीं है तो आप वहां पे एडमिशन छोड़ सकते हैं। ठीक है, नॉट टेकन एडमिशन आप ये कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फ्री एग्जिट, इसी का मतलब होता है फ्री एग्जिट करना। तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं और ऐसे में आपने जो काउंसलिंग के लिए जो आपने रिफंडेबल फीस दी है, जो आपने सिक्योरिटी मनी दी है, वो सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं होती है, जमा नहीं होती है, आपको फिर भी मिलने का वापस चांस रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सेकंड राउंड में करते हैं कि आपको सीट मिल गई और आपने उसको छोड़ दिया, एडमिशन नहीं लिया, तो जो आपकी सिक्योरिटी मनी है, ठीक है, गवर्नमेंट के केस में जो 10,000 रुपए होती है और अगर डीम्ड के लिए केस है तो उसके लिए 2 लाख होती है, वो फीस आपकी फोरफिट हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, 10,000 रुपए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और 2 लाख रुपए आपके डीम्ड कॉलेजेस के लिए, ये फोरफिट हो जाएगी अगर राउंड 2 में आपको सीट मिली और आपने एडमिशन नहीं लिया। लेकिन राउंड 1 में अगर आपको सीट मिली है और आपने एडमिशन नहीं लिया तो ये सिक्योरिटी मनी आपकी सेफ रहेगी, अभी भी ये फोरफिट नहीं होगी। ठीक है, तो हम बोल क्या रहे थे, राउंड 1 में ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपको सीट मिल गई। ठीक है, एक तो आपको सीट नहीं मिली, एक आपको सीट मिल गई। अगर आपको सीट मिल गई, आपने सीट से सेटिस्फाइड है तो आपने कॉलेज में गए, आपने रिपोर्ट किया, एडमिशन ले लिया, यहाँ पे आपने काउंसलिंग से एग्जिट हो गए। ठीक है, आप अपनी काउंसलिंग से एग्जिट हो गए। इसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपको सीट तो मिली है लेकिन आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, एडमिशन आपने लिया, वहां पे पूरा प्रोसेस पूरा किया और राउंड 2 में आप चले गए अपग्रेडेशन के लिए। ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं, आप सीधे एडमिशन ही नहीं ले सकते हैं और सीधे आप राउंड 2 में जा सकते हैं। तो आपको कब एडमिशन छोड़ना है और कब आपको ऐसा करना है। ठीक है, आप ये समझिए, अगर मान लीजिए आपको जो कॉलेज मिला, ठीक है, आपको लगता है कि राउंड 2 में अपग्रेड होकर मुझे इससे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, जब आप एकदम श्योर है कि मुझे इससे अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा राउंड 2 में अपग्रेड होके, तब आप वहां पे एडमिशन ही मत लीजिए और डायरेक्टली राउंड 2 में जाइए। लेकिन अगर आप श्योर नहीं है, ठीक है, अगर आप श्योर नहीं कि मुझे अपग्रेड होकर इससे अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, तब आप वहां पे पुराने कॉलेज में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पे एडमिशन का प्रोसेस पूरा करें और राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए जाएं। अगर आपको अपग्रेडेड सीट मिलती है, ठीक है, अगर आपको कोई अपग्रेडेड सीट मिलती है, ठीक है, तो आपको नए कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर नहीं मिलती तो पुराने कॉलेज में आपने जो एडमिशन लिया था वो आपकी सीट रिटेन रहेगी। लेकिन इस वाले केस में आपकी वो सीट रिटेन नहीं रहेगी क्योंकि आपने तो वहां एडमिशन ही नहीं लिया। अब अगर आपको सेकंड राउंड में सीट अलॉट होती है तो आप वहां जाकर एडमिशन लेंगे, अगर नहीं होती है तो ये आपकी पहली वाली सीट भी चली गई क्योंकि आपने वहां पे एडमिशन नहीं लिया था। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब आपने एडमिशन लिया है
और आप तब अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं, तो बच्चों ध्यान में ये रखना है कि आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उस कॉलेज को आपको चॉइस फिलिंग में नहीं रखना है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं कि एडमिशन लेते हैं, ठीक है, एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फिर उसके बाद क्या किया, राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए गए, और जब अपग्रेडेशन के लिए गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसको फिर से उन्होंने चॉइस फिलिंग में डाल दिया, और अगर वो कॉलेज फिर से अलॉट हो जाता है तो उनको फिर से उसी कॉलेज में जाके वहां से अपना एडमिशन कैंसिल करा के एनओसी लेना पड़ता है और दोबारा से कॉलेज में फीस जमा करके एडमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और ये जो रूल है आपका, ये स्टेट के लिए भी सेम है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए भी सेम है। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर आपको सीट अलॉट हो रही है, ठीक है, सीट अलॉट हो गई आपको एक राउंड में, फर्स्ट राउंड में आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद अब आप सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए अगर गए, तो अपग्रेडेशन में जाने के बाद जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे सेकंड राउंड की, वहां पे आपने उस पुराने कॉलेज को नहीं डालना है चॉइस फिलिंग में, नहीं भरना है उसको, नहीं तो हो सकता है वो कॉलेज फिर से अलॉट हो जाएगा और फिर से वो पूरी प्रोसेस आपको दोबारा से रिपीट करनी पड़ेगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ी काउंसलिंग मिस्टेक होती है, बहुत बच्चे करते हैं, 2 बार फीस जमा करते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। आप सेकंड राउंड के लिए गए, मान लो सीट अपग्रेड होकर दूसरा कॉलेज मिल गया, तो पुराना कॉलेज जाना होता है, वहां से डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं, वहां से एनओसी लेनी होती है, नए कॉलेज में आके एडमिशन लेना होता है, ठीक है। मान लो सीट नहीं लिया था, दूसरे कॉलेज में आपने अपग्रेडेशन के लिए भरा, दूसरे राउंड में कॉलेज मिल गया तो वहां जाके डायरेक्टली एडमिशन ले लिया, और अगर नहीं मिला तो फिर मॉप अप राउंड में जाएंगे, और मॉप अप राउंड के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जो आप एमसीसी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं पहली बार, वो सिर्फ राउंड 1 एंड राउंड 2 काउंसलिंग के लिए होती है। मॉप अप राउंड के लिए आपको अगेन फिर से रजिस्ट्रेशन करना होता है, रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मैं ये बोल रहा था कि राउंड में आपको अगर सीट मिल गई, अगर सीट नहीं मिली या आपने सीट लेके छोड़ दिया, ये दोनों जो चीजें हैं ये दोनों लगभग सेम ही है। आप राउंड 2 में गए, वहां पे सीट मिल गई तो एडमिशन ले लिया, सीट नहीं मिली तो फर्दर आप क्या करेंगे, मॉप अप राउंड के लिए जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर राउंड 2 में आपको सीट अलॉटेड है, क्या है, अगर राउंड 2 में बच्चों आपको अगर सीट अलॉट हो जाती है तो उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि राउंड 2 में सीट अलॉटमेंट के बाद क्या करना है, आपको वहां पे एडमिशन लेना ही होगा। अगर आप वहां पे तब एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको वापस नहीं मिलेगी। मतलब राउंड 2 के बाद फर्दर आप चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। राउंड 2 काउंसलिंग में जो सीट मिल गई वहां पे आपको जाके एडमिशन लेना होगा, ना आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं, ना आप सीट छोड़ सकते हैं। सीट छोड़ने पे आपकी सिक्योरिटी मनी फोरफिट हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया ऑल इंडिया कोटा के लिए। मॉप अप राउंड की बात कर लेते हैं, ऑल इंडिया काउंसलिंग का मॉप अप राउंड, मॉप अप राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग। इसमें क्या है, इसमें यह है बच्चों की मॉप अप राउंड में पहले तो कहां की सीट्स आएंगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, एम्स की, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या क्या हो गया आपके, एम्स हो गया, बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, ठीक है, एंड कुछ इंस्टीट्यूट्स हो गए इसके अलावा ईएसआईसी, ठीक है, ईएसआईसी कॉलेजेस। इन सीट्स पे ही मॉप अप राउंड होगा। स्टेट की जो 15% सीट्स थी सेकेंड राउंड में अगर वो फिल हो गई तो ठीक है, नहीं तो वो ट्रांसफर कर दी जाती है वापस से उसी स्टेट को जहां की वो सीट्स थी, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया अभी तक में। मॉप अप राउंड में अगर आपको कोई भी सीट मिलती है, पहली बात तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है सबको, फ्रेश रजिस्ट्रेशन सबको, मतलब किसको, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया था उसको सीट नहीं मिली थी, उसको अगर मॉप अप राउंड में काउंसलिंग करानी है तो फिर से उसको भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या जिसको सीट मिल गई थी सेकंड राउंड में और उसने सीट नहीं ली, उसकी सिक्योरिटी मनी चली गई और उसको अगर फिर से मॉप अप राउंड में जाना है तो उसको भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मतलब फ्रेश रजिस्ट्रेशन सारे कैंडिडेट्स को करना होता है। उसके बाद ये कॉलेज में काउंसलिंग में अपीयर करेंगे, जो भी सीट मिल गई वो सीट ले लेनी होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना होता है, सिक्योरिटी मनी उन्हीं को जमा करनी पड़ती है, ठीक है, जिनकी सिक्योरिटी मनी फोरफिट हो चुकी है, मतलब जिन्होंने काउंसलिंग में कोई गड़बड़ कर दी थी या सीट नहीं ली थी और उनकी सिक्योरिटी मनी जा चुकी है, तो उनको फिर से सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी पड़ती है मॉप अप राउंड के दौरान,
ठीक है। नहीं तो बाकी कैंडिडेट्स को जिनको सीट नहीं मिली है उन्होंने सिक्योरिटी मनी पहले ही जमा कर दी थी, तो उनको सिक्योरिटी मनी नहीं जमा करनी होती है, उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए पेमेंट करना होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर से अगर मॉपअप राउंड में आपने काउंसलिंग कराई, आपको सीट मिल गई, ठीक है, तो आप वहां पे जाके एडमिशन ले लेंगे और अपना काउंसलिंग खत्म करेंगे। सीट मिलने के बाद अगर आपने सीट छोड़ दी तो क्या होगा, फिर से आपकी सिक्योरिटी मनी फोरफिट हो जाएगी। ठीक है, एंड उसके बाद अगर मान लो फिर से आपको फर्दर काउंसलिंग में जाना है, लास्ट में आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। ठीक है, लास्ट बच्चों आपका होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फिर से आपको जाके फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर से सिक्योरिटी मनी देनी होगी अगर मनी फॉरफिट हो गई है, काउंसलिंग में जाएंगे और सीट लेंगे। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका स्टेट काउंसलिंग का प्रोसीजर। आप अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग का प्रोसीजर, अब अगर हम बात करें इसी में स्टेट काउंसलिंग प्रोसीजर और किस तरह से आपको सीट लेनी है। स्टेट काउंसलिंग प्रोसीजर, यहाँ पे क्या करना है, जितने रूल्स है काउंसलिंग के, ठीक है, कि किस तरह से सिक्योरिटी मनी जाएगी, ये सारी चीजें सब ऑलमोस्ट सेम होती हैं स्टेट में। हर स्टेट की काउंसलिंग अथॉरिटी में थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा रूल्स अलग होते हैं हर स्टेट की काउंसलिंग अथॉरिटी के लिए। जैसे आपकी जो सिक्योरिटी मनी है, सिक्योरिटी मनी, ठीक है, वो हर स्टेट का अलग होता है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें दैट इज 30,000 रुपीज। ठीक है, एंड ये आपको डीडी के फॉर्म में बनाना होता है, डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में, ठीक है, आपको जमा करना पड़ता है। ठीक है, सिक्योरिटी मनी, तो ये हर स्टेट के लिए अलग अलग होती है। बट जो काउंसलिंग के रूल्स है कि किस तरह से राउंड 1 में सीट ले रहे हो, राउंड 2 में सीट ले रहे हो, मॉपअप राउंड में फिर से जाके फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होता है, ऑल इंडिया के लिए भी सेम है और स्टेट के लिए भी सेम है। ठीक है, मतलब आपकी स्टेट काउंसलिंग में भी राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा एंड मॉपअप राउंड होगा, मॉपअप राउंड। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मॉपअप राउंड के बाद भी अगर सीट बच जाती है तो उनको हम बोलते हैं मॉपअप राउंड 2। ठीक है, किसी किसी स्टेट्स में कभी कभी मॉपअप राउंड 2 भी होता है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, एंड तक काउंसलिंग में आपको लगे रहना है, क्या पता आपकी कब किस्मत खुल जाए, कब आपको सीट मिल जाए। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चों ऑल इंडिया और स्टेट की काउंसलिंग पैरेलल चलती है, तो आपको इस तरह से देखना है कि आपको प्रेफरेंस ऑर्डर भरना है। सबसे पहले ध्यान देना है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपको अपने खुद के स्टेट के कॉलेजेस नहीं भरने। अगर आपको अपने स्टेट का कॉलेज लेना है तो आप अपने स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही लेंगे, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे। क्योंकि अगर आप अपने स्टेट में अगर आप ऑल इंडिया के थ्रू जाएंगे ना तो आपको उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा जितना आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात ये, आपको एकदम श्योर हो जाना है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपको किन कॉलेजेस को प्रेफरेंस दे रहे हो और स्टेट में आप किन कॉलेजेस को प्रेफरेंस दे रहे हो। ऑल इंडिया काउंसलिंग में अगर वो सीट मिली, ठीक है, फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट होता है, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ के स्टेट में आके ट्राई करो। पहले स्टेट में अगर अच्छी सीट मिली तो मैं ये बोलूंगा कि स्टेट में जाके एडमिशन लेके सिक्योर कर लो उस सीट को, फिर ऑल इंडिया में आओ सेकंड राउंड में। ऑल इंडिया में सेकंड राउंड में अगर उससे बेहतर सीट मिल जाती है, ठीक है, तब स्टेट से वापस अपने डॉक्यूमेंट्स लेके ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में एडमिशन ले लो। अगर मान लो ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में उतनी अच्छी सीट नहीं मिलती है, लेकिन अगर सीट अलॉट हो जाती है, तो जो आपकी सिक्योरिटी मनी है 10,000 की, जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, एंड ओबीसी एसटी एसटी के लिए अगर मैं बोलूं तो 5,000, गवर्नमेंट कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ इतनी मनी आपकी फोरफिट होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके स्टेट में आपको ज्यादा अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो फर्स्ट राउंड में वहां पे जाके ले लिया, अपग्रेडेशन के लिए डाल दिया, और फिर सेकंड राउंड में स्टेट में उससे अच्छा कॉलेज मिल गया। ठीक है, इतनी सिक्योरिटी मनी आपको फोरफिट हो जाएगी अगर आप इस तरीके से जाते हो। तो बेस्ट क्या होगा आपके लिए, बेस्ट ये है, चांसेस लेने हैं तो ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड में लो, क्योंकि वो फ्री एग्जिट राउंड है। सेकंड राउंड में श्योर हो जाओ कि स्टेट के फर्स्ट राउंड में देखो जो भी आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, वहां से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ऑल इंडिया में आपको कौन सी सीट मिलनी है या नहीं मिलनी। अगर इतना कैलकुलेशन स्टेट और ऑल इंडिया का किस तरह से पैरेलल चलेगा आपको नहीं समझ में आता है, तो आप एक्सपर्ट्स की मदद लो। मैं ये नहीं बोल रहा कि नीट शास्त्र से अपनी काउंसलिंग कराओ, बट जिसने भी कभी पहले काउंसलिंग करवाई है, ठीक है, या कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो आपके आसपास है जो काउंसलिंग कर रहे हैं, आपको उन पे ट्रस्ट है, आप उनसे अपनी काउंसलिंग करवाइए, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है पूरी, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एंड अपने रैंक पे अपने से बेस्ट मेडिकल कॉलेज ले लेना ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपने जो मेहनत की आपको उससे
हिसाब से ही कॉलेज मिलना चाहिए, ठीक है। बाकी एक वीडियो आपकी ऑलरेडी आ गई है जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह से चॉइस फिलिंग का ऑर्डर बढ़ना है, ठीक है। क्या क्या वो पैरामीटर्स हैं, क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आपको अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है, ये मैं बता रहा हूं कि किस तरह से स्टेट और ऑल इंडिया की काउंसलिंग को प्रोसीड करना है, ठीक है। आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है इस वीडियो में कि आपको समझ में आई होगी। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए काउंसलिंग के लिए, उसके लिए सेपरेट वीडियो है। ऑल इंडिया कोटा की हर कैटेगरी के लिए कितनी कट ऑफ जानी चाहिए उसके लिए सेपरेट वीडियो है। एएफएमसी की क्या कट ऑफ जा सकती है उसके लिए सेपरेट वीडियो है। फर्दर हर एक स्टेट की कितनी कट ऑफ जा सकती है उसके लिए वीडियो धीरे धीरे चैनल पे आ जाएगी। अभी तक जो वीडियो है वो उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सारे स्टेट्स की वीडियो लेके आए। एंड काउंसलिंग में आपको अगर कोई भी हमारी अगर मदद चाहिए आपको, ठीक है, तो आप जो स्क्रीन पे नंबर है आप उसमें हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं एंड वी विल गेट बैक टू यू, वी विल हेल्प यू इन काउंसलिंग। एक नॉमिनल से फीस लेके हम आपकी मदद करेंगे काउंसलिंग में। हमारा जो एक्सपर्टीज है नीट शास्त्र पिछले 3 सालों से आपको काउंसलिंग में असिस्टेंस दे रहा है एंड फर्दर भी हम इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर नीट काउंसलिंग।